इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडियन इकोनॉमी की, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। हम 1947 से शुरुआत कर रहे हैं कि 1947 में भारत की इकोनॉमी कैसी थी। तो क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स का राज था और बहुत एक्सप्लॉइट हुई इंडिया की, हम गुलाम थे। तो हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट थी ही नहीं, बहुत कम थी। इकोनॉमी स्टेगनेंट थी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी, सब कुछ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। जीडीपी का बहुत बड़ा शेयर एग्रीकल्चर से आता था और एग्रीकल्चर की भी प्रोडक्टिविटी काफी लो थी। उसमें बहुत सारे लोग काम तो करते थे, लेकिन अगर पर कैपिटा के हिसाब से वेजेस अगर हम देखेंगे तो वो बहुत कम थी। रॉ मटेरियल्स इंडिया एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट करता था फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और ज्यादातर ये ट्रेड ब्रिटेन के साथ होती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम थी, 32 ईयर्स, मतलब कि एक बंदा सिर्फ 32 साल की उम्र ऑन एन एवरेज जी रहा था। 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, तो बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, वेजेस के लिए, इनकम के लिए। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में नहीं थी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, सिर्फ 25% ही जो थी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की ओर थी। तो ये हालात थे इंडियन इकोनॉमी के। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका एक कारण है कॉलोनियल रूल, और ये एकमात्र कारण है इंडिया की इतनी बैकवर्डनेस होने का 1947 में। क्योंकि उससे अगर 200 इयर्स पीछे चले जाएं तो जब मुगल एरा भी था तो इंडियन इकोनॉमी काफी स्ट्रांग थी और वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड जीडीपी में काफी बड़ा हिस्सा था, क्लोज टू 25%। कॉलोनियल रूल का एम क्या था कि इंडिया को फीडर इकोनॉमी बनाना है ब्रिटेन के लिए। यानी कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स जाएंगे ब्रिटेन, और वहां से रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस होके जब फिनिश्ड गुड्स बनेगी वो इंडिया में बेची जाएंगी। तो ये कॉलोनियल रूल का मेन मकसद था। इसी से ही काफी ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हुआ, यहाँ पे लूट हुई। इस तरीके से पैसा जो है ब्रिटेन में गया। बिफोर द कॉलोनियल रूल हम एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, कॉलोनियल पावर्स पे डिपेंडेंट नहीं थे। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स काफी फेमस थे, जैसे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स थे जो, और भी काफी चीजें थी, स्पाइसेस थी। उसके लिए ही यूरोपियन जो है इंडिया की ओर अट्रैक्ट हुए थे। कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो ग्रेट ब्रिटेन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रही थी, इसीलिए हमारी एक्सप्लॉइटेशन हुई और उसके कारण से ही इंडिया एक बैकवर्ड इकोनॉमी रह गया। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी कॉलोनियल रूल में? तो ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी, तकरीबन 80%। अर्बनाइजेशन तो थी ही नहीं, 80% से भी ज्यादा ये आबादी रूरल एरियाज में थी। फिर एग्रीकल्चर स्टेगनेंट था, क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, वो वेलफेयर तो चाहते नहीं थे लोगों का। कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन थी, जैसे शुगर हो गया, कॉटन हो गया। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। जो जमींदारी सिस्टम, रौतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, तीन तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। तीनों में ही हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे जो पीजेंट्स थे उनको, और तीनों में ही एक्सप्लॉइटेशन काफी थी। और लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनकम था ब्रिटिशर्स के लिए। तो जमींदारी सिस्टम में ये था कि एक बड़ा जमींदार होता था जो कलेक्ट करता था टैक्सेस बहुत सारे विलेजेस से, और अपना शेयर रख के सरकार को दे देता था। तो ये बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास 1000 एकड़, 2000 एकड़ इतनी जमीन थी। रावतवारी सिस्टम में जो टैक्स था पीजेंट से, वो सरकार खुद कलेक्ट करती थी सीधा, कोई बिचौलिया नहीं था, कोई जमींदार नहीं था बीच में। महलवारी सिस्टम भी जमींदार और रॉयतवारी सिस्टम का थोड़ा सा मिक्स कह सकते हैं। तो ये सिस्टम भी था। महलवारी सिस्टम में जो विलेज हेडमैन है वो टैक्स इकट्ठा करता था विलेज का, और जो है सरकार को दे देता था। लेकिन जमींदारी सिस्टम की तरह जो विलेज हेडमैन है उसका जमीन पे कोई अधिकार नहीं था, वो उसकी जमीन नहीं थी। जैसे नंबरदार था गांव में, पंजाब में, तो वो टैक्स इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स को दे देता था, तो वो था महलवारी सिस्टम। तीनों में ही बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ, और इनइक्वालिटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, और पॉवर्टी भी। क्योंकि जो जमीनें थी जमींदार के पास ज्यादा थी, या इवन के रवायतवारी और महलवारी सिस्टम्स में बहुत सारे लोगों के पास तो बहुत सारी जमीनें थी,
और एक बड़े वर्ग के पास लैंडलेस लेबरर्स के तौर पे काम करने के सिवाय और कुछ नहीं था। तो वो लैंडलेस लेबरर्स थे, वो दिहाड़ी पे काम कर रहे थे, उनकी खुद की जमीनें नहीं होती थी, टेनेट्स होते थे। तो पॉवर्टी बहुत थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात थे और ये 47 में भी यही रहे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने कैसे इवॉल्व करवाया, उनका क्योंकि पूरा इम्पैक्ट था इंडिया पे। इंडिया एक मार्केट बन के रह गया ब्रिटिश गुड्स के लिए, तो इसलिए इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया गया, उल्टा इंडियन इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश की गई नेगेटिव पॉलिसीज से। जैसे हैवी टैक्सेस लगा दिए, इंपोर्ट ड्यूटीज बिल्कुल खत्म कर दी, और रॉ मटेरियल्स जबरदस्ती ब्रिटेन भेजे गए ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ना मिले ऐसे मटेरियल्स। बैंकिंग भी इस तरीके से हो रही थी कि जो बैंक का कैपिटल है वो फॉरेन हैंड्स में होता था, इंडियन कैपिटलिस्ट को वो मिलता ही नहीं था। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज आई 1850s में एग्रीकल्चर बेस्ड, जो अंग्रेजों को लगा ये होनी चाहिए, जैसे कॉटन और जूट मिल्स, तो ये रॉ मटेरियल बेस्ड थी। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आई, टिस्को। तो इस तरीके की कंपनीज क्यों आने लगी कैपिटल गुड्स की, क्योंकि अंग्रेजों को तब जरूरत महसूस हुई कि इंडिया में भी कुछ कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री होनी चाहिए। जैसे रेलवेज बनाने के लिए काफी ज्यादा लोहा या स्टील चाहिए था, तो उसके लिए इस तरीके की कंपनीज हैं। और वॉर जब हुई, वर्ल्ड वॉर 1 भी, और कोई कई और वॉर्स होती थी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी, तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि जब भी वॉर होती है हमारी कई बार सप्लाई चेन्स कट ऑफ हो जाती हैं, कभी अमेरिका कट ऑफ कर सकता है, तो कभी कोई जर्मनी कट ऑफ कर सकता है। अगर उन कंट्री के पास शिप्स भी हैं, सबमरीन्स हैं, अटैक करके उनकी ट्रेड कट ऑफ कर दें तो उनको नुकसान होता है। तो इंडिया में भी उन्होंने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के चलते कुछ इंडस्ट्री सेट करने दी, इसकी अलाउंस थी बस। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पर नेसेंट थी 1947 में। और ये जो पूरा सेक्टर है ये भी ब्रिटिशर्स का ही इंटरेस्ट सर्व कर रहा था, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, जो ब्रिटिशर्स को लगता था कि ठीक है इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो करते थे क्योंकि हम गुलाम थे। अभी इसका तीसरा सेक्टर बच गया इकोनॉमी का, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर तो इतना डेवलप ज्यादा होगा नहीं, तब सर्विसेज की इतनी बात नहीं होती थी 1940s में। लेकिन ट्रेड, शिपिंग, कोई और ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं, या बैंकिंग है, इंश्योरेंस, इस तरीके की सर्विसेज होती थी। इन सभी में फॉरेन डोमिनेशन होती थी, बाय हुक एंड क्रुक। वो फॉरेन डोमिनेशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स हमारी पूरी इकोनॉमी पे। तो शिपिंग में भी वो जो ब्रिटेन की शिपिंग इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही सेक्टर्स में इंडिया की दुर्गति थी। और 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड था। आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।